नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे, जैसे हम कंटिन्यू चला रहे हैं हिंदी शिक्षण वीडियो में, उसी प्रकार बाल विकास में भी दो वीडियो भी अपलोड, पिछले दो वीडियो जो अपलोड किए हैं उनमें मैंने बताया कि क्रम संख्या 1 से लेके जितने भी ये प्रमुख शब्दावली है ना, बाल विकास और मनोविज्ञान की, वो सारी पढ़ेंगे, चाहे 1 से लेकर 80 रहे, 60 रहे, 100 रहे, 50 रहे, जितने भी, ठीक है। उनमें सब में 10-10 पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 10 हम मैंने पहले वीडियो में डाल दिया, उसके बाद 11 से 20 भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आज क्रमांक संख्या 21 से, है ना। कि ये क्या है कि मोस्ट है और ये मित्रों सिलेक्शन आधारित है, यानी कि इनमें से बिल्कुल ज़रूर गारंटी है मेरी, 1 से 3 प्रश्न, 1-2 कितने भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर एग्जाम में, ठीक है। और ये शब्द बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है। इस क्रम में पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है? पहला है मित्रों दुश्चिंता विकार। क्या शब्द है पहला? 21वां, 21 से 30 पढ़ेंगे। दुश्चिंता विकार है, ठीक है। जैसा कि दुश्चिंता हमने पिछले दो वीडियो में से किसी एक में, मैंने याद है मेरे को, मैंने दुश्चिंता नाम लिया था, ठीक है। दुश्चिंता के बारे में हमने जाना था। बस वही विकार हो तो बस विकार कहलाएगा, यानी दुश्चिंता विकार हो जाएगा। लिखा है कि ऐसे विकार जिसमें दुश्चिंता ही प्रमुख लक्षण होती है, दुश्चिंता ही जिसमें प्रमुख लक्षण रहे, ऐसे विकार वो दुश्चिंता विकार कहलाते हैं। इस विकार में सुभेद्यता की भावना, आशंका या भय पाया जाता है। सुभेद्यता क्या होती है? सुभेद्यता यानी कि असुरक्षित, अरक्षित या असुरक्षित होता है सुभेद्यता मित्रों, ठीक है। यानी कि दुश्चिंता जिसमें व्यक्ति को असुरक्षित रहने की भावना, उसमें आशंका रहती है, किसी चीज़ के प्रति वहम या किसी चीज़ के प्रति डर रहता है। जिसमें दुश्चिंता यानी कि जो अवसाद वगैरह उससे संबंधित होते हैं, वो प्रमुख लक्षण होती है दुश्चिंता। उसमें ऐसे जो विकार होते हैं मित्रों, उनको कहा जाता है, हम क्या कहते हैं उनको? दुश्चिंता विकार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, दुश्चिंता विकार, मनोवितरण विकार, ऐसे जो शब्द नाम आएंगे आगे आएंगे, और जैसे ना कोई भी जैसे मनोचिकित्सा, मनो ऐसे शब्द आ जाए, मनोवितरण, मनोविकार, दुश्चिंता विकार, ये सारे के सारे मित्रों RBSC की बुक्स से लिए गए हैं, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके रीट के एग्जाम में विशेष तौर पर। आगे चलते हैं मित्रों क्रम संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22, गुणारोपण। 22वां कहता है मित्रों गुणारोपण। गुणारोपण क्या है? अपने यानी कि स्वयं, अपने अथवा दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उस व्यवहार के कारणों का विवरण देना, यह कहलाता है मित्रों गुणारोपण। यानी कि स्वयं का व्यवहार कैसा है, मेरा खुद का व्यवहार ऐसा है, और स्वयं का हो गया, ठीक है। और दूसरों का फिर व्यवहार कैसा है, खुद का व्यवहार कैसा और दूसरा का व्यवहार अगर हम बता रहे हैं, तो उस चीज़ को पूरा मतलब उसकी व्याख्या करो, ठीक है। दूसरे लोग जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे कि वह अच्छा है, राम स्वभाव का बहुत अच्छा है, तो जो व्यवहार बता रहे हैं ना, फिर उस व्यवहार की क्या करो? व्याख्या भी करो। व्याख्या करने के लिए उस व्यवहार के क्या करो? उस व्यवहार के कारण होते हैं ना, कि वो है तो ऐसा क्यों है। भाई वो बुरा है, कोई व्यक्ति बुरा है, तो बुरा होने के उसके पीछे कारण क्या है, उसको आप किस कारणों के आधार पर बुरा बता सकते हो? वो सभी के लिए बुरा थोड़ी ना है। तो उस चीज़ का ब्यौरा देना, उस चीज़ का विवरण देना, इसे कहते हैं गुणारोपण, ठीक है। आगे चलते हैं क्रम संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 है मित्रों सहकार्य। क्या है? सहकार्य। नाम से पता चलता है सहकार्य, कोएक्शन बोला जाता है इसे। इसे अगर हम अपने अर्थ में देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि समूह में कार्य करना या करवाना। समूह में कार्य करना, कि ऐसी स्थिति जिसमें बहुत से लोग दूसरों की उपस्थिति में, ये जरूर नहीं, ठीक है, दूसरों की उपस्थिति होती है, उसी कार्य को करते, उसी मतलब यानी कि एक समूह बना होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत से लोग, ये आ गए ना, ये बहुत से लोग किसको प्रदर्शित करते हैं? ये समूह को प्रदर्शित करते हैं। बहुत से लोग दूसरों की उपस्थिति में, यानी कि जैसे बहुत सारे बालक है ना, दूसरों की, यहाँ से बता सकता हूँ मैं, शिक्षक की उपस्थिति में, जिस ऐसी स्थिति जिसमें बहुत से छात्र शिक्षक की उपस्थिति में उसी कार्य को, यानी कि एक ही कार्य को करते हैं,
वो होगा सहकार्य, यानी कि साथ में किया जाने वाला कार्य, इसका सामान्य अर्थ है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 24 पे। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों सारे के सारे। 24वां क्या है? और मित्रों अगर आपको बिल्कुल ये लाइक अगर अच्छे लगते हैं आपको बिल्कुल, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना सुझाव भी दीजिए। आगे देखते हैं 24वां क्या है मित्रों। 24वां है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किसी आवेश को कम संकटकारी किसी आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना, यह कहलाता है विस्थापन। किसी आवेश को, यानी कि किसी नेगेटिव चीज को, कोई द्वंद्व हो, आवेश नेगेटिव, ये क्या हो सकता है? ये द्वंद्व भी हो सकता है, किसी प्रकार का अवसाद भी हो सकता है, ये किसी प्रकार की कुंठा भी हो सकती है। इस चीज को कम संकटकारी मतलब जहां पे कम खतरा हो, या जो सुरक्षित लक्ष्य है, सुरक्षित स्थान है, उसकी ओर मोड़ देते हैं उस आवेश को। जिससे क्या होता है? जिससे जन हानि या किसी प्रकार की मानव हानि नहीं होती है ना। गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे? किसी को मारने का मन चलता है ना गुस्से में, तो हम क्या करेंगे? उसी समय उस स्थान को छोड़ के चले जाएंगे, यानी वो जो आवेश आया उसको कम संकटकारी मतलब दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो क्या होगा? वो कम, दूसरा स्थान होगा वो कम संकटकारी या सुरक्षित स्थान हो जाएगा, उस तरफ उस आवेश को मोड़ देंगे। ये होता है विस्थापन। ठीक है, ये तो विस्थापन की परिभाषा हो गई। बाकी दे रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का एक आधारभूत संपत्ति है ये मित्रों। बिल्कुल सही कहा। जो आप पढ़ोगे समायोजन, क्या मित्रों? समायोजन जो आपके अध्याय है, टॉपिक है सिलेबस में समायोजन, वो जो समायोजन पढ़ोगे उसमें बता रखा है मनोविश्लेषण करने सिद्धांत का एक आधारभूत संपत्ति है, एक रक्षा युक्ति है, एक समायोजन है। रक्षा युक्ति कह सकते हैं, मनो संरचना भी कह सकते हैं, समायोजन तंत्र भी कह सकते हो। ये विस्थापन, वहां पे हमने विस्थापन पढ़ा। पूछे वहां पे विस्थापन क्या है, यानी कि वहां पे विस्थापन क्या है मैं बताऊं। जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ऑफिस में काम करता है, ठीक है, ऑफिस में उसकी ड्यूटी है। उसको बॉस से मान लीजिए कभी फटकार लग गई, कभी बॉस ने उसको डांट दिया, तो जो शब्द बॉस ने कहे तो वो उन शब्दों को वापस बॉस को तो कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन उन्हीं शब्दों को, मतलब गुस्सा तो आ रखा है, तो जो बॉस ने दिया उस चीज़ को, वो उस गुस्से को फिर, सॉरी ये विस्थापन नहीं है, ये समय। इसके लिए विस्थापन क्या है मित्रों? विस्थापन का एक अलग उदाहरण है, जैसे कि बहू और सास में हो गई लड़ाई। ठीक है, बहू और सास में लड़ाई हो गई। अब बहू और सास में लड़ाई होगी तो जैसे सास इसको कुछ कहती है बहू को, तो बहू वापस नहीं कह सकती। तो फिर बहू क्या करेगी कि वहां से उठकर, जैसे लड़ाई होगी तो वहां से उठकर एकांत जो कमरा है, एकांत कमरे में चली जाएगी। यानी कि जो भी उसके पास आवेश भरे शब्द है ना, वो कमरे में जाकर है ना बोल देगी। ठीक है, यानी कि इनसे हटा लेगी वो। मूल तो चीज़ ये है, यहाँ से हटा लेगी। ठीक है, विस्थापन, ये जो मैंने व्यक्ति और बॉस का उदाहरण दिया वो पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते। वो ये था मित्रों, उसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। वो देखो समायोजन की जो टॉपिक है उसमें अलग दे रखा है, और यहाँ पे देखो मैंने ये खड़ी पाई खींची थी तो इसका अर्थ भी अलग है। यहाँ बताया कि इसे आवेश को कम संकटकारी या सूक्ष्म लक्ष्य को मोड़ देना, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये मनोविश्लेषणात्मक तरीके से है। जबकि पीछे बताया यहाँ पे कोमा लगाया हुआ एक रक्षा युक्ति समायोजन में अलग है। बॉस ने कुछ कहा, व्यक्ति बॉस को तो वापस कह नहीं सकता, लेकिन अपने घर आकर अपने से जो छोटे हैं, जैसे बड़े छोटे जो इनके बच्चे हैं उस आदमी के, है ना, तो उनको या अपनी पत्नी को डांट फटकार लगा सकता। तो ये भी विस्थापन का ही तरीका है, याद रखना मित्रों। आगे चलते हैं क्रमांक संख्या 25वें पर। क्रमांक संख्या 25वां है मित्रों, क्या है देखिए, स्वकाय दुश्चिंता रोग। क्या है मित्रों? स्वकाय दुश्चिंता रोग। स्वकाय दुश्चिंता रोग नाम याद रख लेना, एक मनोवैज्ञानिक विकार, आरबीएससी की बुक में बाकायदा दे रखा है ना, वहां से ही है। एक मनोवैज्ञानिक विकार होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जिसमें व्यक्ति
चिकित्सकों के बार बार किसी बीमारी के न होने का आश्वासन दिया जाने के उपरांत भी शारीरिक प्रक्रियाओं के विषय में सोचता रहता है और काल्पनिक बीमारियों के भय से ग्रस्त रहता है। यह कहलाता है स्वकाय दुश्चिंता रोग। ये ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को बार बार डॉक्टर ने कहा है, व्यक्ति को बार बार डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने बार बार कहा कि भाई तुझे किसी बीमारी का न होने का आश्वासन, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तुझे कोई भी बीमारी नहीं है, बार बार ये बता दिया गया। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, वो शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं उनके विषय में सोचता रहता है। यानी कि उसका वहम है, उससे लगता है कि मेरे में कुछ ना कुछ तो विकार है, मैं कुछ ना किसी रोग से ग्रस्त हूँ, चाहे वो मेरा मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, है ना। उसके बारे में, उस विषय में वह सोचता रहता है। कब? जब चिकित्सकों ने कह दिया कि भाई कोई बीमारी नहीं, उसके बाद भी उपरांत भी सोचता रहता है। और जो वास्तविक इच्छा नहीं, बल्कि ये तो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, और जो काल्पनिक बीमारी है ना, उनके डर से ज़्यादा ग्रस्त रहता है। यानी कि शोकाय दुश्चिंता रोग है, ये भी काल्पनिक दुनिया का ही रोग है। कल्पना ज़्यादा करता है इसमें, है ना, इसमें चिंतन ज़्यादा होता है, सोचता रहता है, लेकिन चिंतन होता है, लेकिन चिंतन गलत लक्ष्य की तरफ होता है, गलत राह की तरफ होता है, गलत लक्ष्य की तरफ चिंतन होता है। यानी कि बीमारी है ही नहीं, फिर भी वो काल्पनिक बीमारियों के बारे में सोचता रहता है। ऐसा जैसे मैं बताऊँ देखो, अभी जैसे कि जो कोविड रोग हुआ, ठीक है, जैसे कोरोना चला, जिनको हो रखा है उनको तो हुआ, जिनको नहीं हुआ, ठीक है, जिनको नहीं हुआ उन्होंने भी तो इसके बारे में सोचा कि मुझे हो जाता है तो फिर इसका परिणाम ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसा होगा, है ना। तो उसके लिए तो वो चीज़ काल्पनिक है। तो ये कहलाता है मित्रों स्वकाय दुश्चिंता रोग। अब समझ गए ना, ये चीज़ होती है, यानी कि फालतू में ही काल्पनिक बीमारियों के डर से ग्रस्त होना। ये था मित्रों स्वकाय दुश्चिंता रोग। आगे चलते हैं क्रमांक संख्या 26 पर। क्रमांक संख्या 26 है मित्रों तादात्म्यकरण या तादात्म्य। क्या है देखते हैं। तादात्म्यकरण या तादात्म्य, इसको मित्रों नाम से कह सकते हैं एक आत्मसातीकरण, ठीक है, आत्मसातीकरण भी कह सकते हैं। यानी कि आत्मसात कर लेना, तादात्म्यकरण कर लेना। तो क्या है कि सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति को अधिक पसंद करने या अत्यधिक सम्मान देने के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप अपने को, स्वयं को उस व्यक्ति की तरह समझने या महसूस करने की प्रक्रिया कहलाती है तादात्म्यकरण या तादात्म्य। यह भी एक रक्षा युक्ति है मित्रों, ये भी समायोजन तंत्र है। तादात्म्यकरण पढ़ा होगा आपने कि कोई व्यक्ति है, वह किसी दूसरे को ज़्यादा पसंद करता है, तो फिर उसको मतलब खुद का अंग समझने लगता है ना, खुद को उसका अंग समझने लगा, आंशिक अंग, ठीक है। या अत्यधिक सम्मान देने के फलस्वरूप भी दो तरीके होते हैं, एक तो उसको ज़्यादा पसंद कर लेता है, दूसरा है कि उसका ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है ना। इन दो चीज़ों के फलस्वरूप क्या हो जाता है, व्यक्ति स्वयं को, अपने को, व्यक्ति स्वयं को उस व्यक्ति की तरह समझने या महसूस करने लगता है। ये होता है तादात्म्यकरण या तादात्म्य। जैसे किसी का फेवरेट जो एक्टर है वो अक्षय कुमार है, ठीक है, तो फिर वो उसी की तरह चाल ढाल, उसी की तरह स्वभाव, उसी की तरह बोली, उसी के डायलॉग, है ना, वैसी चीज़ें, और खुद का नाम भी, मेरा नाम ये है ना, तो ये चीज़ें अपना लेगा, ये कहलाता है तादात्म्यकरण। एक और उदाहरण बता देता हूँ, जैसे मंदिर के पुजारी या संत हुए, मंदिर के पुजारी या संत ज़्यादा भक्ति करते हैं, ठीक है, और हाँ भगवान को सम्मान भी देते हैं या भगवान को पसंद करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप वो क्या है, वो खुद को, दोनों पुजारी या संत है, वो खुद को ईश्वर का अवतार मानने लग जाते हैं, ईश्वर का अवतार मानने लग जाते हैं। यानी कि उसका आंशिक अंग, पूरा नहीं, आंशिक थोड़ा थोड़ा अंग स्वयं को मानने लगते हैं। ये तादात्म्यकरण या तादात्म्य रक्षा युक्ति है एक प्रकार की, याद रखना मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्रम संख्या 27 पे। क्रम संख्या 27 है मित्रों हीनता मनोग्रंथि। हीनता मनोग्रंथि, हीनता मनोग्रंथि के बारे में किसने बताया, एडलर ने। एडलर के अनुसार, जो एडलर मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा कि जो प्रौढ़ व्यक्ति है, जो बूढ़े व्यक्ति है, प्रौढ़ उम्र में है, उनमें विकसित ये हीनता की भावना होती है। यानी कि प्रौढ़ व्यक्तियों में हीनता आ जाती है, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण ये होता है कि वे अपने बचपन की अवधि में उत्पन्न हीनता की भावना पर नियंत्रण नहीं पा सके। बचपन में कोई चीज़ की कमी रह गई, कोई चीज़ की बचपन में कमी रह गई, कोई चीज़ हीन भावना से उनकी बचपन में रह गई, वो चीज़ वापस प्रौढ़ अवस्था में विकसित हो गई है।
है ना, कि बचपन की अवधि में उत्पन्न हीनता की भावना वे नियंत्रण नहीं पा सके हैं जब वे छोटे थे और दुनिया के बारे में उनका ज्ञान सीमित था। जो चीज़ बचपन में कमी रह गई वो चीज़ आज प्रौढ़ अवस्था में हीन होकर आई है, हीन होकर विकसित हुई है। इसे कहते हैं मित्रों हीनता मनोग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, और ये भी प्रश्न आरबीएससी की बुक से उठाया गया है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 पे। 28वां देखिए, अभिघातज उत्तर दबाव विकार। नाम से पता चल गया, ये भी आरबीएससी की बुक से, आज ज़्यादातर आरबीएससी की बुक से उठाए गए हैं, 10 में से 6-7 है ना। अभिघातज उत्तर दबाव विकार, लेकिन ये शब्द देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि ऐसे प्रश्न जो हमने देखे नहीं वो आज देख रहे हैं। बिल्कुल पूर्णतः नवीन पैटर्न है भाई, और आपको लगता है बिल्कुल अच्छे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा। अभिघातज उत्तर दबाव विकार होता क्या है मित्रों? विकार है और किससे संबंधित है? दबाव से। उत्तर यानी कि ये बाद में होने वाला है, यानी कि जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई भी विपदा हो गई, ठीक है, भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, या जैसे ये कोविड, ये भी आपदा है। ऐसी कोई भी विपदा या कोई भी आपदा हुई, उसके पश्चात, उसके उत्तर में, यानी उत्तर यानी बाद में, पूर्व पहले, तो उसके उत्तर, उसके बाद लोगों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों के प्रतिरूप जिनमें दुश्चिंता प्रतिक्रियाएं, तनाव हुआ, दुःस्वप्न हुए और अवसाद आदि सम्मिलित होते हैं, ये कहलाता है अभिघातज उत्तर दबाव विकार, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। कि कोई भी आपदा आ गई, उस आपदा के बाद लोगों में जो भी नुकसान हुआ, उन चीज़ों के लक्षणों के प्रतिरूप दिखते हैं उनमें। कहाँ पे? भावनाओं से संबंधित, है ना। दबाव, दबाव क्या है? दबाव भावनात्मक ही तो चीज़ है, यानी कि बाद में उनमें दुश्चिंता की प्रतिक्रियाएं दिखेगी, वो उस चीज़ से डरेंगे, है ना। आपको पता है, किसी ने जैसे कोई घटना देखी है वो उससे ज़्यादा डरेगा, न कि घटना के बारे में सुनना वाला डरेगा। जिसने देखा है वो बाकायदा उस चीज़ से डरेगा, यानी कि देखने के बाद उसमें क्या था, लक्षणों के प्रतिरूप आ जाते हैं, लक्षणों के संकेत। दुश्चिंता प्रतिक्रिया करता है, तनाव विकसित होगा, दुःस्वप्न, बुरे बुरे स्वप्न उसी चीज़ से संबंधित, और अवसाधना, सारे के सारे जो भावनात्मक विकार है वो बिल्कुल, भावात्मक विकार है मित्रों, वो बिल्कुल उसमें विकसित होते हैं। ये होता है अभिघातज उत्तर दबाव विकार, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। 29वां है पर्यावरण उन्मुख व्यवहार। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या होता है मित्रों? नाम से पता चल गया, पर्यावरण उन्मुख यानी कि अपना जो वातावरण है या पर्यावरण है उसकी तरफ रुख करना। उन्मुख और दूसरा होता है, उन्मुख का विलोम होता है विमुख। विमुख यानी उस चीज़ से हटना, उन्मुख यानी उस चीज़ की तरफ बढ़ना, उनसे जुड़ना, उनसे व्यवहार करना, उस प्रकार उन्मुख व्यवहार। यानी कि पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या होता है मित्रों? पर्यावरण की रक्षा के प्रति, पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्यों की तत्परता और उनके क्रियाकलाप ही पर्यावरण उन्मुख व्यवहार है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पर्यावरण के प्रति वो क्या है मित्रों? वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। उनमें पर्यावरण के जो जीव है, जो वन्य जीव है, जो वनस्पति या जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, जीव है ना, वन्य जीव, पालतू जीव, वनस्पति, जो पर्यावरण की चीज़ें हैं, उन चीज़ों की रक्षा, यानी कि उनमें उन चीज़ों का संरक्षण करने की भावना है। आपने देखा होगा कभी कभार, आप किसी जैसे मान लीजिए पालतू पशु को मारते तो कुछ लोग ऐसे अरे यार इसको मार मत, है ना। वो क्या है? वो रक्षा है, यानी रक्षा के प्रति मनुष्य तत्पर होते हैं, या उनके जो कार्य करते हैं क्रियाकलाप, तत्पर और क्रियाकलाप, यही क्या है? ये व्यवहार रूप में करते हैं, व्यवहार रूप में तत्पर हो जाते हैं, व्यवहार रूप में क्रियाकलाप करते हैं। तो ये क्या है? ये पर्यावरण उन्मुख व्यवहार है, यानी पर्यावरण की जो भी वस्तुएं हैं उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहना, ये पर्यावरण उन्मुख व्यवहार कहलाएगा मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के अंतिम क्रमांक संख्या, अंतिम तथ्य प्रश्न 30, काय रूप विकार। ये लीजिए, एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, काय रूप विकार। ये भी मित्रों आरबीएससी की बुक से है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। काय रूप विकार नाम से पता चल गया होगा।
नाम से देखो, बहुत कम ने नाम सुना है, मुझे पता है ये कायरूप विकार, ठीक है, बहुत कम ने नाम सुना है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है मित्रों, कायरूप विकार जिसने नाम सुना तो परिभाषा नहीं आ रही, तो आज परिभाषा भी देख लेते हैं कायरूप विकार होता क्या है मित्रों। कि किसी, ध्यान से सुनना, फिर इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझा दूंगा, कि किसी पहचानने योग्य आंगिक कारण के न रहते हुए भी शरीर में किसी बीमारी या अशक्तता के हो जाने की स्थिति कायरूप विकार कहलाती है। परिभाषा पढ़ने पे समझ में नहीं आई, क्योंकि ये किताब की भाषा है। किसी पहचानने योग्य आंगिक कारण के न रहते हुए भी शरीर में किसी बीमारी या अशक्तता यानी कमजोरी हो जाने की स्थिति। कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में किसी अंग की कमी है, अंग की क्या है, अंग की कमी लिखा है ना, अंग के कारण अंग की कमी है, और वो भी पहचानने योग्य, कहने का मतलब पहचानने योग्य न रहते हुए अंग की कमी है शरीर में, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखती है, अदृश्य है, पहचानने योग्य। जब पहचाना जाए तो वो अंग के कारण दिख नहीं रहा है, कि न रहते हुए भी, है ना, शरीर में कोई बीमारी है या अशक्तता है, वो कहलाता है कायरूप विकार। उसके शरीर में अंग की कमी है, उसे पता है, लेकिन बाहर वाले लोगों को नहीं दिख रहा, फिर भी बीमारी है, इसका मतलब ये उसको कायरूप विकार है मित्रों। ये हुआ कायरूप विकार। तो मित्रों, ये थे बाल विकास और मनोविज्ञान के क्रम संख्या 21 से 30 आज हमने देख लिए। अगले वीडियो में 31 से 40 देखेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ रहे हैं बाल विकास और मनोविज्ञान की, महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ, जिनमें से ज़रूर 1 से 2 प्रश्न आपके डेफिनेटली दोनों लेवल में पूछे जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिए अच्छा लगा या नहीं, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे अन्य भाई लोगों को भी सहायता हो सके। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।